एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है, जहां इतिहास में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे युग पुरुषों के कदम पड़े थे, जिसे धरती का अगला वृंदावन भी कहा जाता था। ये शहर एक समय मौर्य और गुप्त काल के स्वर्णिम भारत की आधारशिला हुआ करती थी और जिसकी गिनती एक समय धरती की सबसे पवित्र जगह में की जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर इतिहास के पन्नों से गायब हो गया और आज लोग इसके प्रॉस्पेरस हिस्ट्री को भुला चुके हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रूपनारायण नदी के किनारे बसे तमलुक की, जिसे प्राचीन समय में तमरालिप्ता कहा जाता था। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1880s के दशक में, जब गौरदास बाइसैक नाम के एक बंगाली स्कॉलर इस एरिया में एक्सकेवेशंस करते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं ना, जो दिखाते थे कि प्राचीन समय में ये जगह भारत में व्यापार और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। गौरदास बाइसैक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में अपने एक्सकेवेशंस की डिटेल्ड रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जो तमलुक के इतिहास पर रोशनी डालती थी। लेकिन ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस समय तक अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, उसने इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। पर वो कहते हैं ना, सच को दबाया तो जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। साल 1920s के दशक में तमलुक के अंदर एक्सकेवेशंस शुरू होती है और 1954 में यहाँ से रोमन वेसल्स और ग्रेको रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि इतिहास में एक समय ये जगह एक इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करती थी। इसके बाद जब हिस्टोरियंस ने इतिहास के पन्नों में इस शहर की खोज की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर का इतिहास उतना ही पुराना था जितना कि पाटलिपुत्र का था और ये इतिहास में उतना ही सिग्निफिकेंस रखती थी जितना कि द्वारका का हुआ करता था। महाभारत के भीष्म पर्व में जब संजय धृतराष्ट्र को भारत के सबसे पवित्र राज्यों और नदियों के बारे में बता रहे होते हैं, तब वो एक नाम तमरालिप्ता का भी लेते हैं। अब दोस्तों, महाभारत में ही जब पांडव अश्वमेध के घोड़े को छोड़ते हैं, तब तमरालिप्ता का राजा तम्राध्वज ही वो इंसान था जिसने इसे रोकने का साहस किया था। जैमिनी महाभारत के अनुसार अश्वमेध के पवित्र घोड़े को तम्राध्वज से छुड़वाने के लिए खुद श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ऋषि जैमिनी महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी के 5 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने अपनी एक अलग महाभारत लिखी थी और इसमें कई ऐसी स्टोरीज मिलती है जो ओरिजिनल महाभारत में नहीं बताई गई थी। वैष्णव रिलीजियस राइटिंग्स में तो इसे अगला वृंदावन कहा गया है, जहां अगले कल्प में श्री कृष्ण रास लीला करते नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि जब कलयुग के अंत के बाद एक बार फिर से यूनिवर्स का क्रिएशन होगा और श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे, तब उस नए यूनिवर्स में वृंदावन की जगह तमरालिप्ता लेगा। वैसे आपको बता दूं कि तमरालिप्ता इस शहर के नाम का श्री कृष्ण से गहरा कनेक्शन है। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तब इसे देखकर सूर्य देवता शर्मा जाते हैं और उनका चेहरा कॉपर यानी कि तम्र के कलर का हो जाता है, जिसके बाद इस शहर का नाम तमरालिप्ता पड़ता है। अब प्राचीन कहानियों से बाहर निकलकर देखें तो तमलुक में घाटशिला नाम के माइंस भी मौजूद है, जो पिछले 2500 से ज्यादा सालों से कॉपर को प्रोड्यूस कर रही है। इंटरेस्टिंगली तमलुक में बर्ग भीमा नाम का एक मंदिर भी है जो देवी काली को समर्पित है। कहते हैं कि इस मंदिर को 5 पांडवों में से एक भीम ने बनाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु देवी सती की पवित्र बॉडी के टुकड़े करते हैं, तब देवी सती के लेफ्ट फीट की स्मॉल फिंगर यहाँ पर गिरी थी और तभी इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक का दर्जा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हर साल फरवरी और मार्च के दौरान भीम मेला भी लगाया जाता है। रूपनारायण नदी जो आज हुगली रिवर में गिरती है, कहते हैं कि एक समय इसका कनेक्शन डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से हुआ करता था, जिसके कारण ये एक मेजर एंशिएंट पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से दुनिया भर में कॉपर का एक्सपोर्ट होता था और यही नहीं, सिल्क, कॉटन के कपड़े, इंडिगो और मिट्टी के बर्तन, ये सब तम्रलिप्त से दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे जाते थे। चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र में भी हमें कई बार तम्रलिप्ति नाम के शहर का जिक्र मिलता है, जहां से समुद्री व्यापार हुआ करता था। दीपावमसा जो श्रीलंका का सबसे पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना, उसमें भी तम्रलिप्ति को एक इंपॉर्टेंट एंशिएंट पोर्ट बताया गया है। अब बृहद संहिता में मेंशन किया गया है कि दमालिप्ता नाम के एक पोर्ट से यवाना
यानी कि ग्रीक्स के साथ ट्रेड किया जाता था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये दमालिप्ता असल में तम्रलिप्ता ही है। आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर टॉलेमी ने भी अपने राइटिंग्स में तम्रलिप्ता नाम के शहर का जिक्र किया था। अब फेमस रोमन ऑथर लीनी के लिटरेचर में तम्रलिप्ता को टेल्युकेटे नाम दिया गया है। अब कहते हैं कि सम्राट अशोका ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा से तम्रलिप्ता तक एक स्टोन रोड बनवाया था, जिससे कि कॉपर और दूसरे एक्सपोर्ट आइटम्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। जैन शास्त्रों में तम्रलिप्ता को वांगा साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वांगा एक प्राचीन राजधानी हुआ करती थी और आज के बंगाल का नाम भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अब सम्राट अशोक के समय में ना तम्रलिप्ता ने सिर्फ एक पोर्ट की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि ये दुनिया भर में बुद्धिज्म को फैलाने वाला एक दरवाजा भी बना, जहाँ से बुद्धिज्म श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और सुदूर ईस्ट एशिया तक फैल पाया। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा तम्रलिप्ता के थ्रू ही सीलोन और सुवर्ण भूमि तक बोधि वृक्ष के बीज और बुद्धिज्म की पवित्र किताबें लेकर गए थे। आपको बता दो कि सीलोन आज के श्रीलंका को कहते थे और सुवर्ण भूमि असल में थाईलैंड है। साथ ही साथ बोधि वृक्ष वो पवित्र पेड़ था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। श्रीलंका के एक ग्रंथ महावंसा में लिखा हुआ है कि बोधि वृक्ष के सीड्स को पाटलिपुत्र से सीलोन पहुंचाने में टोटल 14 दिनों का समय लगा था, जिसमें से 7 दिन इसे तम्रलिप्ता से समुद्र के जरिए सीलोन तक लाने में लगे थे। बुद्धिज्म की जटाका कथाओं में भी तम्रलिप्ता को एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में मेंशन किया गया है, जहां से बुद्धिस्ट मिशनरीज साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे। अर्ली 5th सेंचुरी में भारत आए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा हियन के अनुसार तम्रलिप्ता में 20 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। अब दोस्तों, तामलू के पास मोगलमरी नाम के एक विलेज में हुई एक्सकेवेशंस के दौरान बुद्धिस्ट विहार्स की प्रेजेंस के एविडेंसेस मिले थे, जो फा हियन के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी पर मोहर लगाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तम्रलिप्ता बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे हुआ करता था। लेकिन जब मिड 7th सेंचुरी में ह्यूएन सांग भारत आए, तब उनके अकाउंट्स के अनुसार तम्रलिप्ता एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि बंगाल की खाड़ी से 250 मील दूर स्थित थी। अब इस दौरान तम्रलिप्ता के साथ क्या हुआ था, इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके इंपॉर्टेंस से जुड़े फर्दर अकाउंट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता साम्राज्य के दौरान तम्रलिप्ता का सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब यहाँ से ट्रेड सिर्फ साइलोन या फिर साउथ ईस्ट एशिया तक ही नहीं था, बल्कि अरेबिया, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन तक होने लगा था। अब 6th सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड के अनुसार ना, उस समय तम्रलिप्ता के गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटर ने बुद्धिस्ट गुरु सख्या भिक्षु को काफी सारी जमीन डोनेशन में दी थी। अब उस समय की भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज राजगिरा, श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, पाटलिपुत्रा, कौसंबी और तक्षशिला, ये सभी तम्रलिप्ता से रोड नेटवर्क के थ्रू वेल कनेक्टेड हुआ करती थी। नाउ आई एम श्योर कि अभी मैंने जितने भी नाम लिए, हर शहर के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, पर तम्रलिप्ता के बारे में शायद ही आपको कभी भी खबर हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों इंडियन हिस्ट्री में तम्रलिप्ता शहर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया और लोगों ने उसे भुला दिया? और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आज तक आप और मैं इसके समृद्धशाली इतिहास से बेखबर थे? तो दोस्तों देखो, ऐसा माना जाता है कि साल 467 एडी में जब गुप्ता किंग स्कंद गुप्ता की मौत हुई, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ये छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होने लगा, जिनके बीच कांस्टेंट वॉर्स हुआ करते थे, और इस सिचुएशन में ट्रेड कर पाना आसान नहीं था, जिससे तम्रलिप्ता से होने वाले एक्सपोर्ट पर असर पड़ने लगा। लगभग इसी दौरान शायद कोई खतरनाक सूखा पड़ गया होगा, जिसके कारण रूपनारायण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। पहले जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरा करती थी ना, वहीं अब ये ईस्ट की तरफ मुड़कर हुगली नदी में मिल गई। और इस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री से तम्रलिप्ता की इंपॉर्टेंस एज ए पोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गई और इसे पूरी तरह से भुला दिया गया। रही सही कसर भारत पर हुई फॉरेन इन्वेजन्स ने पूरी कर दी थी, जहां पहले मुस्लिम रूलर्स ने तो बाद में ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया और इस रीजन को अपनी हिस्टोरिकल ग्लोरी रिवाइव करने का मौका ही नहीं मिला। अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये गौरदास बाईसाख के अनबिलीवेबल एफर्ट्स ही थे, जिसने इस प्राचीन शहर को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाया। वैसे भारत में ऐसी कई प्राचीन शहरें हैं
जिन्हें मॉडर्न टाइम्स में पूरी तरह से भुला दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी भी ग्लोरियस स्टोरीज आपको ऐसे ही सुनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपने तम्रलिप्ता को पहली बार सुना है तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी भारत के इस खोए हुए शहर के बारे में पता चले और उसके इतिहास के बारे में पता चले। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अमेज़न के जंगल में खोए हुए एक ऐसे शहर के बारे में जिसे लोग अक्सर ढूंढा करते थे। उस शहर को ना द गोल्डन सिटी ऑफ अमेज़न कहा जाता था, पर आखिर क्या वो शहर लोगों को मिला है? यहाँ पर क्लिक करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।